हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान सदन में। और हम पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है और इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नंबर 12.3 है जो बेसिकली एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसमें कहता है, ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में काफ़ी चीज़ें लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं हमसे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। क्वेश्चन कहता है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। मतलब हमें कहता है कि हमें बताओ कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट कंज्यूम करेगा अगर उसका जो वोल्टेज सोर्स है वो 220 वोल्ट हो और जो फिलामेंट लगा होता है बल्ब में वो 1200 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हो, या उसका बेसिकली 1200 ओम रेजिस्टेंस हो। तो देख लेते हैं गिवन क्या है। ए पार्ट कर रहे हैं हम पहले सॉल्यूशन। इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट एंड जो रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 1200 ओम। हमारे पास वोल्टेज भी पता है हमें और रेजिस्टेंस भी पता है, और हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक करंट कितना ड्रॉ करता है। हमें पता है यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल्स टू में RI होता है, और यहाँ पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है। क्या फाइंड करना है सर? I फाइंड करना है। तो I क्या हो जाएगा? V बाय R। वोल्टेज कितना है हमारे पास? 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 1200 ओम। इसकी वजह से जो करंट आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल कर लेते हैं, 2 के टेबल से 11 पे हो जाएगा और ये 60 पे चला जाएगा। या तो 11/60 एम्पियर लिख सकते हैं, या 11 को अगर हम 60 से डिवाइड कराते हैं ये हमारा डेसिमल में आ जाएगा 0.18 एम्पियर, राइट। करंट ड्रॉन बाय फिलामेंट इक्वल टू 0.18 एम्पियर, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट, बी पार्ट है ये। कहता है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। मतलब अब हमें बताना है कि अगर एक इलेक्ट्रिक हीटर हो और वो भी 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड हो, मतलब जो पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट है, और उस कॉइल का, जो भी हीटर में कॉइल लगी होगी, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है सर, बी पार्ट देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, साफ साफ बोला था उसने, एंड जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 100 ओम। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू RI। यहाँ से अगर हम I निकालें तो वो I क्या आ जाएगा? V बाय R। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। वोल्ट अपॉन ओम।
10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2.2 और ये एम्पेयर में आएगा, तो ये 2.2 एम्पेयर आ गया। बस दैट्स इट, ठीक है। सो ये हमारे पास करंट आ गया 2.2 एम्पेयर। तो इसका मतलब देखो, जो हमारा हीटर होता है, हीटर के केस की अगर मैं बात करूं, तो एक हमने हीटर ले रखा है और एक हमने बल्ब लिया हुआ है। सो करंट ड्रॉन बाय हीटर वो कितना आया था, आया है मतलब 2.2 एम्पियर। तो आप देख पा रहे होंगे करंट जो है किसका, हीटर का, वो आपका ज़्यादा है किससे, करंट ऑफ बल्ब से। मतलब कौन ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है, हीटर। समझ आया आपको? आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये भी आपकी बुक का ही एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12.4। क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। मतलब हमें हीटर दे रखा है इस 60 वोल्ट, हीटर दे रखा है और उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, और वो करंट कितना कंज्यूम कर रहा है, 4 एम्पियर। कहता है व्हाट विल बी द हीटर, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। मतलब वो तब कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट कर देंगे तो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमें जो गिवन दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V अपने को गिवन है इनिशियली 60 वोल्ट, और करंट जो ड्रॉ कर रहा है वो 4 एम्पेयर ड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है 4 एम्पेयर। अब देखो V पता है, I पता है, क्या नहीं पता, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, तो सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर पावर सप्लाई को 120 वोल्ट कर दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू में RI, एंड यहाँ से अगर हम R फाइंड करें तो वो क्या होगा, V अपॉन I। तो वोल्टेज हमारे पास कितना था, 60, और करंट कितना था, 15 था, 4 था शायद। ये हमारे पास 4 एम्पेयर है। जब ये कैंसिल हो गए तो कितना बचेगा, 15, 4, 15 द 60 होता है, तो 15 ओम आ गया रेजिस्टेंस। अब देखो सेम ही हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है, बस उसका जो मतलब रेजिस्टेंस होगा वो तो सेम ही होगा, बस उसके पावर सप्लाई को चेंज कर देंगे, ठीक है। सो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस increased by, or increase to, not by, increase to 120 वोल्ट, ऐसा ही कुछ है। उसने पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट कर दिया था, राइट, ये रहा। इसका मतलब जो हमारे पास न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो 120 है, और जो रेजिस्टेंस था वो तो सेम ही था, 15 एम्पेयर। अब अगेन यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू में RI होता है, तो यहाँ से हमें R पता है, अपने को V भी पता है। क्या निकालना है,
करंट। सो करंट आएगा V अपॉन R। V यहाँ पर था 120 अपॉन रेजिस्टेंस था 15, राइट। सॉरी, रेजिस्टेंस था हमारा 15, ये यहाँ ओम आएगा 15 ओम। सो ये एम्पियर में आ जाएगा ओवरऑल, है ना। सो 120 को अगर हम 15 से डिवाइड कराते हैं तो कितना आ जाएगा 8। सो ये 8 एम्पियर का करंट विड्रॉ करने वाला है, ठीक है। सो द न्यू करंट through heater is 8 एम्पियर। ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो एग्जाम्पल नंबर 12.5 है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसिकली हमारा जो कैलकुलेशंस है वो टफ होने वाली है। तो ज़रा समझते हैं क्या दिया है। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। मतलब एक हमारे पास रेजिस्टेंस है मेटल वायर का, उसकी लेंथ है 1 मीटर। तो पहले लिख लेते हैं लेंथ इक्वल टू 1 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर अपने को पता है कितना है 20। कहता है तो डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। मतलब डी अपने को पता चल गया 0.3 mm है। पहले एक वायर बना लेते हैं, इसकी लेंथ लिख लो 1 मीटर और इसका जो डायामीटर है वो कितना है अपने पास 0.3 mm। अब सबसे पहले तो ये mm में है, तो हमें इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे, देखो हमें पता है कि 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होते हैं कितने 10 mm। इसका मतलब 1 मीटर में कितने mm होंगे 100 और इस सेंटीमीटर की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ कितना 10 और अभी हो जाएगा mm में। तो 1 मीटर में हो गया 1000 mm और यहाँ से 1 mm की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 1/1000 mm आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। ये यहाँ से जो 1000 था ये डिवाइड में चला गया वहाँ, तो 1/1000 आ गया। इसका मतलब है 0.3 mm को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3/1000 और ये मीटर्स, ठीक है सर, ओके। सो अगर मैं पहले डायमीटर को देखूं तो 0.3/1000 और अब ये मीटर में है। तो पहले तो यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लेते हैं, एक 0 इंक्रीज हो गया, मल्टीपल ऑफ 10 इंक्रीज हो गया। सो यहाँ बचा 3 अपॉन इस 10,000 को 10⁴ भी बोल सकते हैं। और ये पावर अगर न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगा D = 3 × 10⁻⁻4 मीटर। पावर जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है। अब डायमीटर पता है तो रेडियस भी निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁴/2 और ये मीटर्स में। क्लियर है। चलो अभी तो हमने इतना ही क्वेश्चन पढ़ा है, उसके हिसाब से चीज़ें देख ली। कहता है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। मतलब उसी टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे उस मेटल के वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये हमें बताना है।
और फिर प्रेडिक्ट भी करना है द मटेरियल ऑफ द वायर बाय द हेल्प ऑफ टेबल नंबर 12.2। सो देखते हैं जरा, रेडियस पता है अपने को। अब हमें निकालना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए क्या चाहिए होता है? रेजिस्टिविटी के लिए चाहिए होता है R। ये आया कहाँ से पहले वो भी बताता हूँ। जो अपना रेजिस्टेंस होता था वो होता था रो L अपॉन A, और रेजिस्टिविटी होती है रो। तो अगर मुझे रो निकालना है तो वो क्या होगा? R इंटू A अपॉन L। क्लियर है? तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए, मुझे एरिया चाहिए और मुझे लेंथ चाहिए। तो रेजिस्टेंस बताया था क्या उसने अपने को? यस। कितना था? 26 ओम था। दिस इज कहाँ पर है ये? 26 ओम है ना। तो ये 26 ओम अपन लिखना भूल गए थे, तो यहाँ रेजिस्टेंस पे लिख लेंगे हम 26 ओम है। लेंथ हमें 1 मीटर पता है, और अगर हम देखें तो रेडियस हमें इतना पता है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं? अगर मैं ध्यान से समझूं तो क्या जो मेरा वायर होगा उसका क्रॉस सेक्शन ये होगा, और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ऑफ सर्कल है, और वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 22/7। रेडियस कितना है? 3/2 इंटू 10⁻⁻⁴, और उसकी पावर होल पावर 2। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। सो पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो रहेगा 22/7, 3⁻2 तो 9 यहाँ से, और 2⁻2 तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2, तो 2 4 ज़ा 8, 10⁻⁻8। क्लियर? सो अब इसको देख लेते हैं, जो कैंसिल होगा वो होगा, ऐसे भी रहने दें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात हमारे लिए नहीं है, राइट। चलिए, ये अपने पास एरिया आ गया। अब हमें निकालना है रेजिस्टिविटी, जो कि होती है R इंटू A अपॉन L। सो रेजिस्टेंस कितना था? वो था 26। एरिया भी अभी कितना निकाला? 22/7 इंटू 9/4 इंटू 10⁻⁻8, एंड लेंथ जो है वो हमें 1 मीटर दे रखी है। क्लियर? और हमेशा जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी यूनिट होती है रो ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। सब कुछ कैलकुलेट जो हो सकता है वो कर लो। 2 के टेबल देखो, ये 1 मीटर का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। सो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 11 ज़ा 22, 2 से ये 13 पे कैंसिल। इसका मतलब अब हमारे पास बचा 13 इंटू 11 इंटू 9/7 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर है? तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा? लेट्स सी, 13 इंटू 11 इंटू 9 से आ जाएगा 11 इंटू 9 तो 99 हो गया, 99 इंटू 13। सो रो हमारा आया 1287/7। एक मिनट, अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सो इसे डिवाइड तो करा ही सकते हैं हम 7 से, कौन सी बड़ी बात है। तो यह आएगा 183.85
इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब ये जो पॉइंट है ना, डेसिमल है, इसे मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाना है, यहाँ और यहाँ। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से इसे डिवाइड। तो इसकी वजह से ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा इस डिवाइड की वजह से। तो यह आ जाएगा 1.838 इंटू 10⁻⁻8 और ये 10⁻+2 ओम मीटर। इसका मतलब 1.84 लिख लेते हैं इसे, 38 को, और 10 बेस सेम तो पावर ऐड, सो 10⁻⁻8 + 2 ओम मीटर। इसका मतलब जो हमारे पास रो आया वो आया 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। सो ये जो रो होता है ये किसका होता है, ज़रा देखें टेबल थी हमारे पास, ये याद होगा आपको, टेबल नंबर 12.2। सो इसमें देखो हमारे पास आया 1.84 और इंटू 10⁻⁻8। सो वो कहाँ पर लाई करेगा, 10⁻⁻6 जो है वो नीचे लाई कर रहा है। ये देखो ज़रा, 1.84 इंटू 10⁻⁻8। ज़रा मैंगनीज का देखो, ज़रा मैंगनीज को अगर हम ध्यान से देखें, सो मैंगनीज की वैल्यू है 1.84 इंटू 10⁻⁻6, राइट, सेम ही वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा जो मटेरियल होगा दैट इज ऑफ मैंगनीज। दिस इज फॉर मैंगनीज। क्लियर है? तो हमने मटेरियल जो है वो चूज़ कर लिया, मैंगनीज इसका आंसर होगा। इसको एक बार साफ साफ लिख देता हूँ मैं, एक बार, ये सही नहीं लग रहा लिख। मैंगनीज अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी। इजी सा सॉल्यूशन था, अगर कैलकुलेशन इजी लेकर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो ये देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इसका डायग्राम बना लो साथ के साथ। ये वायर है हमारे पास और कहता है इसकी वायर की लेंथ है L एंड इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो है A। क्लियर? हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम होने वाला है। ये चीज़ें हमें गिवन है। कहता है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। मतलब एक दूसरी वायर है जो सेम मटेरियल की है, उसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये मेरा R1 हो गया। लेंथ 1 तो हमारी कितनी दे रखी है, L ही दे रखी है, और एरिया 1 हमें A ही दे रखा है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में बोला कि हमें अनदर वायर का रेजिस्टेंस बताना है जिनका मटेरियल सेम होगा। मटेरियल सेम होने का क्या मतलब है, चलो मटेरियल सेम को बाद में कंसिडर करेंगे, पहले ज़रा इसी को कंसिडर कर लेते हैं, कहना क्या चाहता है। एक मिनट। सो यहाँ पर
हमें अनदर वायर का रेजिस्टेंस निकालना है जो सेम मटेरियल की होगी, मतलब R2 अपने को निकालना है। उसके बाद उसने बोला ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, सो लेंथ जो होगी L2 वो हाफ हो जाएगी, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, सो एरिया A2 विल बिकम 2A। हमें R2 फाइंड करना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज यहां पर बोला है सेम मटेरियल। जब ऐसे बोलेगा ना सेम मटेरियल, इसका मतलब है उसका रो कांस्टेंट है, या जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट है, मतलब रो 1 जो है वो इक्वल है रो 2 के, और उसको हम कंसीडर कर लेते हैं सिंगल रो, मतलब सेम ही है दोनों के लिए। ठीक है, ओके। सो जो रेजिस्टेंस होता था वो होता था फॉर्मूला उसका रो L/A। सो अगर मैं R1 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, रो 1 L1 A1। ठीक है, सो R1 कितना था 4, रो 1 रो है, L1 कितना था, L1 था हमारे पास L, और एरिया 1 था A, सो ये L/A है। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन अगर मैं देखूं तो उसके लिए R2 जो होगा वो होगा रो 2 L2/A2, तो रो 2 सेम ही है, रो ही रहेगा। L2 कितना हो गया था इस केस में, L/2, और एरिया हो गया था 2A, सो L/2 और 2A, लेंथ विल बिकम L/2 एंड एरिया विल बिकम 2A। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां हम लिख सकते हैं इसे रो L, ये अपॉन 2 जो है ये यहीं रहेगा, और ये 2A इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये कितना हो गया, रो L/4A। सो R2 की जो वैल्यू आई है वो आई है रो L/4A। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें R2 फाइंड करना है, ये अपने को पता, ये अपने को पता नहीं है अभी। ठीक है, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को इसलिए कर रहे हैं ताकि वो न्यूमरेटर में आ जाए और हमारे पास वैल्यूज डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाए। सो R2 अपॉन R1 अपन करने वाले हैं। R2 कितना था, अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, रो L/4 है, रो L/4 है, और R1 कितना था, ये था हमारे पास रो L/4A था ये तो, और ये था रो L/A, तो इसका मतलब ये रो L/A, और यहाँ जो R1 की वैल्यू हम अभी नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे। देखो, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, A से A भी कैंसिल, इसका मतलब 1/4 बचा यहाँ ओवरऑल। R2 अपने को पता नहीं था, R1 बता रखा था 4, और इक्वल टू 1/4 आया है। ये 4 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो R2 कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, सो 4 1 ज़ा 4, सो R2 की वैल्यू अपने पास 1 ओम आ गई। ठीक है, सो जो वो नया मटेरियल दिया है उसके लिए जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम आएगा। सो द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू मटेरियल इक्वल्स टू R2
और दैट इज़ 1 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए लेक्चर यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।